बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है सेकंड चैप्टर का वो है टॉर्क। तो इससे पहले हमने वेक्टर प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था इन डिटेल। तो आज हम टॉर्क की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम डिफाइन देखेंगे। ये आपने 9th क्लास में पढ़ी भी हुई है डिफाइन, वही डिफाइन मैंने लिखी है यहाँ पहली। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, सिंपल जो आपने पढ़ी हुई है, इसको टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा एक्सटेंड करके बयान किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए तो क्या बन सकती है, या फिर इट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, ये एक यानी कि तभी मिकदार है दैट प्रोड्यूस्ड एन एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस करती है? एंगुलर एक्सेलरेशन। मीन कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो लीनियर नहीं होगा बल्कि एंगुलर होगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कौन सा होता है? आपको ने पढ़ा भी हुआ है कि अगर हमारी बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव ना कर रही हो बल्कि कर्व अलॉन्ग या फिर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो तो उसका जो टॉर्क होगा वो एंगुलर कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको बात क्लियर हो गई है कि हम ये भी कह सकते हैं कि टॉर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करती है इन अ बॉडी, उस बॉडी में, अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द बॉडी मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द बॉडी मूव कर रहा है वहाँ पे वो क्या पैदा करेगी? एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? टॉर्क कहेंगे। तो सबसे पहले डिफाइन आपको क्लियर होगी, समझ आ गई। तो टॉर्क को हम कैसे लिख सकते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई, ये जो मैंने साइन लिखा हुआ ये परपेंडिकुलर का साइन है। ठीक है, तो इसको आपने याद भी रखना है, ये मैंने पूरा वर्ड नहीं लिखा। फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहाँ पे वो बॉडी का वो एक्सिस है जिसके गिर्द बॉडी रोटेट कर रहा है। लेट्स के आपके पास एक कोई भी यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके गिर्द आप कोई भी बॉडी, किसी भी बॉडी को घुमा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें जो फोर्स और जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बात कर रहे थे कि अगर कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स हो, ठीक है नहीं, और उसके गिर्द को बॉडी मूव कर रहा हो सर्कल के अंदर, ठीक है नहीं, तो आपने उसने कहा है कि एक तो ये फोर्स के इक्वल है, फिर साथ मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है नहीं, तो ये जो उसका फासला होगा जो उस पॉइंट ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर, उसके प्रोडक्ट को कहते हैं। ठीक है नहीं, तो टॉर्क का फार्मूला फिर क्या बनेगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। अब इसका फार्मूला लिखना है तो इसको टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपने याद भी रखना है, इज इक्वल टू फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट विद एल, तो एफ ऑफ एल या एफ ऑफ आर भी आप कहते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ या एफ क्रॉस आर, एल भी कहते हैं अगर डिस्टेंस एल हो। ठीक है नहीं, एल इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको आप आर भी लिख सकते हैं। ठीक है नहीं, तो जो भी लिखेंगे वही नोटेशन आपकी इधर फार्मूला में यूज होगी। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं क्या है? मूवमेंट ऑफ आर्म की कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो इसकी डिफाइन क्या है? इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वही बात कि जिस फोर्स की वजह से बॉडी रोटेट हो रहा है, उसका जहाँ पे फोर्स लग रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वहाँ से लेके जहाँ तक बॉडी की मूवमेंट है सर्कल के अंदर, वो सारे का सारा जो डिस्टेंस है किसी भी एक तरफ परपेंडिकुलर, मीन के 90 डिग्री के एंगल से डिस्टेंस जो होगा वो उसको क्या कहलाएगा? मूवमेंट ऑफ आर्म भी कहलाएगा। और इसमें बात आपने याद रखनी है कि मूवमेंट ऑफ आर्म अगर ज़ीरो हो तो हमारी फोर्स बेशक लग रही हो तब भी आपका टॉर्क कितना आएगा? ज़ीरो आएगा, वहाँ पे कोई रोटेशन नहीं होगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, तो एक दो एग्जांपल हम स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे। इफ़ अ नट टाइट बाई अ स्पैनर, वो कह रहा है कि अगर आप स्पैनर की मदद से एक नट को टाइट करते हैं तो जो वो इफेक्ट हो रहा है वहाँ पे ज़रा नट है, आपको पता है वो रोटेट करेंगे जब हम स्पाइनर को घुमाएंगे। ठीक है नहीं, तो नट हमारा रोटेट करेगा तो वो रोटेशन हमारी फोर्स की वजह से होगी। और दूसरी बात कि हमारा जो स्पैनर है उसकी कुछ लेंथ होगी, ठीक है नहीं, जहाँ से हमने उसको पकड़ा होगा, तो फिर वो मूवमेंट ऑफ आर्म और फिर फोर्स की वजह से वहाँ पे रोटेशन पैदा होगी, जिसको हम टॉर्क की एग्जांपल में ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी एग्जांपल ये जो हमारा डोर है, इसको हम ओपन और क्लोज करते हैं तो यहाँ पे भी टॉर्क इफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है नहीं, टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें भी आप इसको भी एग्जांपल दे सकते हैं और ये भी आपके लिए काफ़ी है। आगे हम जो टॉपिक है मेन हमारा, टॉर्क ऑफ अ रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी जो है वो कोई भी हम सॉलिड बॉडी लेंगे जिसकी शेप बिल्कुल जो होगी वो रिजिड मीन एक जैसी नहीं होगी। ठीक है नहीं, डिफरेंट हो सकती है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि रेगुलर शेप नहीं है बल्कि इरेगुलर शेप है। तो ये हमने बॉडी कंसीडर किया। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। इसको हमने कह दिया कि ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। अब
हमने एक पॉइंट कंसीडर किया जिसको हमने कहा कि ये इसका ओरिजिन है, इसके गिर्द हमने बॉडी पूरी को रोटेट करवाना है, ठीक है नहीं, इसको हमने फिक्स कर दिया और इसको हमने ओ कह लिया, ठीक है। अब फिर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया पी, जहाँ पे हमने कहा कि हमने फोर्स अप्लाई करनी है। क्या अप्लाई करनी है? फोर्स हम पॉइंट पी पे अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से ये बॉडी हमारा रोटेट होगा। क्या होगा? रोटेट होगा। और फिर जो हमारा ओरिजिन और इसको पिवट पॉइंट भी कहते हैं, और पॉइंट पी के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने आर कह दिया। क्या कह लिया? आर कह लिया। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब हमने फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। ये देखिए, जो हमारी फोर्स है पॉइंट पी से हम लेट्स के हम इस तरफ लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है नहीं, बॉडी को हम इस तरह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना चाह रहे हैं, तो फोर्स के कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे हमें। और ये मेथड हमने इन डिटेल स्टडी किया हुआ है कि अगर हमारे पास फोर्स हो, एक फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके ओरिजिन से दो कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं। एक एक्स कंपोनेंट होता है और एक वाई कंपोनेंट होता है, ठीक है। जो वर्टिकल ऊपर की तरफ होता है उसको एफ वाई कंपोनेंट कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको एफ एक्स कहते हैं। और हमेशा आपने याद रखना है कि जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट है, कौन सा, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो हमेशा कौन सा होता है? काज में आता है, ठीक है। और ये जो वाई है ये किस में आता है? साइन में आता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये चूंकि रियल एक्सिस के ऊपर होता है, एक्स एक्सिस इज अ रियल एक्सिस, तो इस वजह से हम इसको क्या लेते हैं? कॉज ऑफ लेते हैं, एफ कॉज ऑफ थीटा। अब हमने इधर क्या किया? देखिए, ये फोर्स थी, इसके इधर से भी परपेंडिकुलर ड्रा किया, ऊपर से भी, तो हमने दो कंपोनेंट बना लिए। ये जो हमारा कंपोनेंट है इसको हमने एफ कॉज ऑफ थीटा के लिए, चूँकि ये अलॉन्ग हमने एक्स लिया हुआ, ठीक है नहीं। और जो वर्टिकल कंपोनेंट था उसको हमने साइन, यानी कि एफ साइन ऑफ थीटा ले लिया। कंपोनेंट ऑफ फोर्स दो कंपोनेंट बनेंगे इस केस में। तो पहला एफ ऑफ कॉज थीटा, यानी कि एफ कॉज ऑफ थीटा मीन कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा, यानी कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस। दूसरा, इट मीन्स कि ये कंपोनेंट भी उसी तरफ है जिस तरह हमारा पोजीशन वेक्टर है। तो दूसरा हमारा कंपोनेंट है जी एफ साइन ऑफ थीटा, और वो भी आपको नज़र आ रहा है फिगर के अंदर, वो कॉज के लिहाज से 90 डिग्री के एंगल पे है, और इसको हम कहेंगे कि हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है। अब यहाँ से पहले फिर हम इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिर हम टॉर्क की तरफ चलेंगे। अच्छा, इन केस ऑफ कॉस थीटा के केस में क्या होगा? देखिए, जो कॉस थीटा हमारा किधर एक्ट कर रहा है? फ्रॉम पॉइंट पी टू आउटवर्ड, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन भी जिधर हमारे पोजीशन वेक्टर आर की डायरेक्शन है बिल्कुल उधर है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम इस पिवट पॉइंट की बात करें, टॉर्क हमने कहाँ पे कैलकुलेट करना है? पॉइंट ओ के ऊपर टॉर्क, टॉ एट ओ मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे अगर बात करें तो देखें, यहाँ से जो हमारे पास फार्मूला आता है टॉर्क का, पहले हम उसको पहले देख लेते हैं। उसके लिहाज से देखें, एल या फिर इसको अब हमारे जो अभी एक्सप्लेनेशन है उसमें हमने इसको आर यूज़ किया हुआ है, तो एफ ऑफ आर हम कह लेंगे, ठीक है नहीं। तो इसमें देखें आर हमारा 0 है, पिवट पॉइंट के ऊपर कोई डिस्टेंस नहीं है, ठीक है नहीं। तो और हमारा कंपोनेंट जो काज है उसके लिहाज से इसके ऊपर कोई टॉर्क मौजूद नहीं होगा, वो 0 होगा। तो ये देख लें, एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 0, तो ये जो मल्टीप्लाई बाई 0 ये आर की जगह है। यहाँ पे हमारा आर डिस्टेंस या मूवमेंट ऑफ आर्म वो 0 है। और 0 क्यों है? क्योंकि हमारी लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन भी बिल्कुल उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हमारा पोजीशन वेक्टर आर है। तो आर 0 होने की वजह से काज कंपोनेंट हमारा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क के केस में 0 हो जाता है। अब बचता है हमारे पास एक ही कंपोनेंट जिसकी वजह से टॉर्क पैदा होता है, और वो कौन सा होता है? एफ साइन ऑफ थीटा। कौन सा कंपोनेंट बचता है? इट मीन्स कि हमारे इस केस के अंदर टॉर्क के अंदर सिर्फ जो इफेक्टिव कंपोनेंट है फोर्स का वो सिर्फ और सिर्फ एफ साइन ऑफ थीटा है। कौन सा है? तो हम इसी को लेके चलेंगे। तो कॉस 0 क्यों हुआ? एक तो पिवट पॉइंट का जो डिस्टेंस था वो 0 था। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन कॉज की है, कॉज की डायरेक्शन ये है और साइन की इधर है, ठीक है नहीं। जो कॉज कंपोनेंट की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी है? हमारे पास और पोजीशन वेक्टर की है। अब हम आते हैं टॉर्क ड्यू टू एफ साइन ऑफ थीटा अबाउट ओ। तो इसका मतलब है कि पॉइंट ओ पे जो टॉर्क सारे का सारा बचेगा, ये बॉडी जो पॉइंट ओ पे हमने अगर फिक्स की हो तो यहाँ से अगर रोटेट करवानी है इसी पॉइंट के गिर्द, तो सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी एफ साइन ऑफ थीटा की वजह से रोटेट कर सकती है।
तो जनरल फार्मूला टॉ इज इक्वल टू आर एफ, और एफ की जगह हम क्या पुट करेंगे, एफ साइन ऑफ थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा आ जाएगा सिंपल। तो इसमें थीटा क्या चीज़ है, देखिए ये थीटा इधर भी एक्सप्लेन किया हुआ है। थीटा देखें, ये आर की डायरेक्शन अगर आगे ले जाएं तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो थीटा एंगल है ये एक तो आर के दरमियान है और दूसरा फोर्स के दरमियान है। तो यही उधर भी लिखा हुआ है, थीटा इज एंगल बिटवीन आर पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। तो देखिए इसमें यही हमने कैलकुलेट करना था लास्ट पे कि हमारे पास रिजिड बॉडी का टावर कितना आता है, आर एफ साइन ऑफ थीटा। तो इसमें एक चीज़ स्टार्ट की है हमने कि इसका यूनिट आपने लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ठीक है नहीं। तो यूनिट बिल्कुल इस फार्मूले से आप लिखेंगे, इधर ही मैं लिख देता हूँ, ये आपने पहले एक्सप्लेन कर देना है, वैसे मैंने नहीं किया था। अच्छा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो टॉर्क का जो यूनिट आएगा इज इक्वल टू न्यूटन, और जो आपके पास हमारे पास जो होता है मूवमेंट ऑफ आर्म, चूँकि वो डिस्टेंस होता है, हमने अभी डिफाइन में भी पढ़ा है, तो उसका मीटर होता है SI यूनिट। तो इसका मतलब है कि न्यूटन मीटर इज़ अ SI यूनिट ऑफ टॉर्क। तो ये टॉर्क का SI यूनिट क्या बनेगा हमारे पास, न्यूटन मीटर। अच्छा, इसके डायमेंशन भी निकालने हो तो आप निकाल सकते हैं, वो चूँकि टॉपिक का हिस्सा है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपने कैसे निकालने हैं, इधर ही एक्सप्लेनेशन के अंदर ही आप देख लें उसको। ये भी हम जो डायमेंशन है वो भी हम फार्मूला से निकालते हैं। ये आपके पहले चैप्टर में भी थे, डायमेंशन ऑफ टॉर्क, वहाँ डायरेक्ट लिखे हुए थे, तो आपने निकालने कैसे हैं। फार्मूला क्या है, टॉ इज इक्वल टू आर एफ, या जनरल फार्मूला है एफ ऑफ आर। तो इसका मतलब है कि फोर्स को हम पहले कन्वर्ट करेंगे, और फोर्स किसके बराबर होती है, एम ऑफ ए, सिंस फ्रॉम सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। वो हमने फार्मूला यूज़ कर लिया, एम ऑफ ए। अब हमने तीनों डायमेंशन पढ़े हुए हैं टॉर्क के। डिस्टेंस का डायमेंशन होता है मीटर, तो इसको हम कैपिटल एम से जाहिर करते हैं। मैथ का यूनिट, इन तीनों के डायमेंशन हम रफ में लिखेंगे तो आर इज द डिस्टेंस होता है और इसका जो डायमेंशन है वो एल होता है, ठीक है। मैथ स्मॉल एम है तो इसका जो डायमेंशन होता है वो कैपिटल एम होता है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन आ गया ना हमारे पास, इसको देखें। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अब वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वो भी आपको पता है कि वो डिस्टेंस ओवर टाइम होती है। तो डिस्टेंस ओवर टाइम डॉट 1/t, ये जो पहले मौजूद था, तो ये d/t² आ जाता है। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन की जगह हम ये इसके डायमेंशन पुट करेंगे, ठीक है। ये इन डिटेल हमने टॉपिक स्टडी किया था, ये जब हमने डायमेंशन स्टडी किए थे। तो डिस्टेंस का l, इसका t², तो lt की पावर -2 आ जाएगा एक्सेलरेशन का डायमेंशन। अब तीनों डायमेंशन हमने इधर पुट करने हैं। तो टॉर्क के जो डायमेंशन आएंगे वो क्या आएंगे, इसका l, इसका कैपिटल M, और एक्सेलरेशन का lt-2। तो इसका मतलब क्या है कि l की पावर 1 आपस में क्या हो जाएंगे, आप लिखेंगे m l की पावर +2, चूँकि 1 ये है और यही 1 है, तो t की पावर -2। दिस इज़ द रिक्वायर्ड डायमेंशन ऑफ द टॉर्क। तो ये डायमेंशन भी आपने इस टॉपिक का हिस्सा बनाने हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक टॉर्क। पहले हमने टॉर्क को स्टडी किया, फिर उसकी डिफाइन, उसका फार्मूला, फिर हमने एग्जांपल दी, फिर हमने कहा कि इसके अगर रिजिड बॉडी हो हमारे पास, नॉन रेगुलर यानी कि रेगुलर बॉडी ना हो, देखिए इसकी शेप कोई रेगुलर नहीं है बल्कि इक्वल नहीं है हर तरफ से, ठीक है नहीं। तो फिर हमने सॉलिड ऑब्जेक्ट लेके इसको, फिर हमने इस पर कोई एक पॉइंट फिक्स किया, इस तरह फिर हमने फोर्स के कंपोनेंट रिजॉल्व किए। फिर हमने टॉर्क का कहा था कि कॉज कंपोनेंट 0 हो जाता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आर्म एट 0। फिर हमने कहा कि इसका जो कॉज का साइन कंपोनेंट होता है वो इफेक्टिव होता है। फिर हमने यूनिट और डायमेंशन एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट टॉपिक तक अल्लाह हाफिज़।